जी लास्ट लेक्चर में से कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? डर्माटेन सल्फेट का मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग प्रोटियोग्लाइकेंस को इंशाल्लाह ऐड करेंगे। काफी हद तक तो लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। जी बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको जब सल्फेटेड ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस करवाए थे तो उसमें मैंने कॉन्ड्राइटन सल्फेट और कैरोटिन सल्फेट का स्ट्रक्चर बताया था। मैंने आपसे कहा था कि एक और सल्फेटेड ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन है डर्माटिन सल्फेट, उसका स्ट्रक्चर आपने खुद देख लिया। एक्चुअली जो कॉन्ड्राइटन सल्फेट है और डर्माटिन सल्फेट, इनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, इनमें सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है जो कि मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ और उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड प्रोटियोग्लाइकेंस। हाँ जी, कॉन्ड्राइटन सल्फेट के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी दो शुगर्स होती हैं? एक तरफ आपके पास ग्लूक्रोनिक एसिड है और ग्लूक्रोनिक एसिड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बीटा कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके पास ग्लूक्रोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है और सेकंड कंपोनेंट कौन सा है? एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन 4 सल्फेट, यानी पेरेंट स्ट्रक्चर आपका गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? बीटा कॉन्फ़िगरेशन। और गैलेक्टोज में सेकंड पोजीशन के ऊपर आपका कौन सा ग्रुप है? अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप के साथ कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल ग्रुप। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन रिमूव होगी। और फोर्थ पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप है? सल्फेट ग्रुप। अब आपके पास जो ग्लूक्रोनिक एसिड और एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन 4 सल्फेट है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है? बीटा 1 3 ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ पोजीशन के ऊपर तो OH अवेलेबल ही नहीं है। तो आपका जो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनना है वो ग्लूक्रोनिक एसिड के कार्बन नंबर 1 और एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन 4 सल्फेट के कार्बन नंबर 3 के दरमियान। तो इस केस में आपका जो डायसैक्राइड है ये बीटा 1 3 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होगा और एक डायसैक्राइड दूसरे डायसैक्राइड के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो तब बॉन्ड कौन सा होगा? बीटा 1 4। कॉन्ड्राइटन सल्फेट और डर्माटिन सल्फेट के स्ट्रक्चर में सिर्फ आइडोब्यूरोनिक एसिड का डिफरेंस है, यानी आपके पास यहाँ पे अगर ग्लूक्रोनिक एसिड है तो डर्माटिन सल्फेट यूजुअली स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, डर्मिस यानी स्किन। आपके पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है दिस इज 5 एपिमर ऑफ ग्लूक्रोनिक एसिड। This is isouronic acid which is the 5' epimer of glucuronic acid, यानी से फिफ्थ कार्बन एटम के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन क्या है? इन्वर्ट होगी। सो दिस इज आइडोब्यूरोनिक एसिड। और सेकंड कंपोनेंट ये भी है। सेकंड कंपोनेंट आपके पास एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन 4 सल्फेट ही होगा। लिंकेजेस भी सेम होंगे, बीटा 1 3 एंड बीटा 1 4, बीटा 1 3 between monosaccharides
and beta 1 4 between disaccharides. ठीक है, सो इनके अंदर सिर्फ आपका जो एक मोनोसेक्राइड है एसिडिक शुगर वो डिफरेंट होगा। प्रीवियस केस में आपके पास वो एसिडिक शुगर कौन सी थी, ग्लूक्रोनिक एसिड, और इस केस में एसिडिक शुगर कौन सी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? ये स्किन के अंदर प्रेजेंट है। आपने कॉन्ड्राइटन सल्फेट में पढ़ा था कि ये आपके पास जितने भी जो कार्टिलेज इस तरह के स्ट्रक्चर्स है वहां पे है, और ये स्किन सेल में प्रेजेंट है। फंक्शन इनके वही है, सेल टू सेल एडहेजन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, लेकिन इनकी जो सब सेलुलर जो सेलुलर लोकलाइजेशन है वो डिफरेंट है। एक स्पेसिफिक टिश्यूज में है बोन और दूसरा कहां पे है, स्किन में। क्लियर हो गया? ये देख लें और उसके बाद हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड प्रोटियोग्लाइकेंस। रिवाइज कराने की तो जरूरत नहीं। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स को पढ़ना शुरू किया था, और ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स के बारे में जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ पे रिवाइज करवाती जा रही हूँ। आप लोगों ने काफी हद तक इसको इन डिटेल देख लिया था कि किस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अगर किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल के ऊपर अटैच होते हैं तो वो उसको इंफॉर्मेशन रिच कर देते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर रही हूँ, और वो एग्जांपल है इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटीन। कि साइटोसोल में प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद उस प्रोटीन ने किस ऑर्गेनेली में जाना है, उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है, गोल्जी अपरेटस में जाना है, लाइसोसोम में जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, या उसने साइटोसोल में रहते हुए कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। ये सारी चीजें उस सेल ने डिसाइड करनी है ना जिसने प्रोटीन को बनाया है। तो सेल किस तरह से प्रोटीन को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर भेजते हैं। एक्चुअली प्रोटीन की ट्रांसलेशन के बाद या प्रोटीन की प्रोडक्शन के बाद उसके ऊपर कुछ खास किस्म के टैग्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स लगवाए जाते हैं, and each carbohydrate is specific for a particular subcellular compartment. जैसे मैंने आप लोगों को कहा था मैनोज 6 फॉस्फेट एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसा टैग है जो कि प्रोटीन को साइटोसोल से उठा के कहां पे लेके जाएगा, लाइसोसोम में लेके जाएगा। सो जब भी किसी साइटोसोलिक प्रोटीन के ऊपर मैनोज 6 फॉस्फेट का टैग लगेगा, सेल इस चीज को आराम से डिफरेंशिएट कर लेगा कि ये प्रोटीन लाइसोसोम में जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। सिमिलरली हमने सेल टू सेल एडहेजन और ये चीज भी कही थी कि समटाइम्स आपके जो ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स हैं ये रिसेप्टर के तौर पे भी एक्ट करते हैं, और समटाइम्स आपके जो हार्मोन्स हैं इनकी नेचर भी ग्लाइकोप्रोटीन होती है या ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स की हमने फिर डिफरेंट वेराइटीज की बात की। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट अगर किसी शुगर के साथ अटैच होता है तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकेंस में अभी हमने इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा था, लेकिन हमने प्रोटियोग्लाइकेंस को जब स्टडी किया तो हमें ये पता चला कि प्रोटियोग्लाइकेंस ऐसे ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स हैं जिसमें कुछ खास किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से थे, सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस। यानी हो सकता है कि ग्लाइकोप्रोटीन में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो, ग्लाइकोप्रोटीन में सिंपल आपके पास जो है वो मोनोसेक्राइड्स अटैच हो, जैसे अभी मैनोज 6 फॉस्फेट आपने देखा है, सिंपल शुगर है, इसकी सिर्फ फॉस्फोराइलेशन हुई है। लेकिन जो प्रोटियोग्लाइकेंस है, प्रोटियोग्लाइकेंस में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अटैच नहीं होंगे प्रोटीन के साथ, बल्कि वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स होंगे, और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में से भी कुछ खास किस्म के पॉलीसेक्राइड्स होंगे, और वो कौन से पॉलीसेक्राइड्स हैं, सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस। इसी तरह हमने शुगर और लिपिड्स की बात की थी, लेकिन इस चीज को अभी डिटेल में स्टडी नहीं किया था। हमने ये कहा था कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट किसी लिपिड के साथ अटैच होता है तो अगेन हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोपॉलीसेक्राइड। सो इन चीजों को हम इन डिटेल देखेंगे, लेकिन इस स्लाइड को डिस्कस करने के बाद हमने अपनी सारी की सारी जो डिटेल थी उसे फोकस किया था टुवर्ड प्रोटियोग्लाइकेंस, कि प्रोटियोग्लाइकेंस क्या है और प्रोटियोग्लाइकेंस किस तरह से बनते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। कुछ हद तक इन पॉइंट्स को हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, और जो पॉइंट्स कवर नहीं हुए थे उनको हम आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे। सो प्रोटियोग्लाइकेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन्स। प्रोटियोग्लाइकेंस
glycans are actually glycoconjugates, और ये कौन से ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स हैं? ऐसे ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर अटैच होती हैं विद प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटियोग्लाइकेंस में प्रेजेंट हैं, तो वी नो के सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस विल बी द पार्ट ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस। और प्रोटीन्स के केस में हमने कहा था कि हमारे पास प्रोटीन सरफेस प्रोटीन्स हो सकती हैं जो कि सेल के साथ अटैच है, या फिर एक्सक्रीटेड प्रोटीन्स या सिक्रेटेड प्रोटीन्स जो कि सेल की सरफेस के साथ या तो अटैच है या फिर वो सेल ने बाहर एक्सक्रीट आउट की हुई है। दिस इज प्रोटीन बी एंड प्रोटीन ए, दोनों तरह की प्रोटीन्स हो सकती हैं। अब इसी पॉइंट को बेस बनाते हुए हमने ये कहा था कि आपकी जो प्रोटीन किसी सेल की सरफेस के साथ अटैच है या सिक्रेटेड है, उसकी कौन सी पोजीशन के ऊपर सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस ने अटैच है। सो प्रोटीन्स आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। और लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज कंक्लूड की थी कि आपके उस प्रोटीन के सीक्वेंस के अंदर अगर कोई अमाइनो एसिड सीरीन प्रेजेंट है और ये सीरीन पार्ट है सीक्वेंस का सीरीन ग्लाइसिन एक्स एंड ग्लाइसिन। एक्स की जगह कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। इट मींस कि मैं यहाँ पे एलानिन, प्रोलिन, वेलिन, ल्यूसीन कुछ भी लिख सकती हूँ। तो आपके पास सीरीन के एडजेसेंट होना चाहिए ग्लाइसिन, और एक अमाइनो एसिड छोड़ के दोबारा क्या चीज होनी चाहिए? ग्लाइसिन। सो दिस सीरीन इज द साइट जहां पे आपके सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस अटैच होंगे। अगर यहाँ पे आपके पास सीरीन आ गया और अगेन आपके पास जो है वो प्रोलीन आ गया, सो दिस सीरीन इज नॉट द साइट फॉर द ग्लाइकोसाइलेशन। हमेशा ग्लाइकोसाइलेशन एक खास रेसिड्यू पे होगी एंड द नेम ऑफ दिस रेसिड्यू इज सीरीन। कौन से सीरीन के ऊपर होगी? बिकॉज जब प्रोटीन्स बनती हैं तो प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स और उनमें 20 अमाइनो एसिड्स की रेपिटेशन होती है ना, तो हो सकता है कि सीरीन वहां पे 10 या 20 टाइम्स प्रेजेंट हो। सो उन 10 या 20 सीरीन की ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगी, सिर्फ उसी सीरीन की ग्लाइकोसाइलेशन होगी विच इज द पार्ट ऑफ सीक्वेंस सीरीन ग्लाइसिन एक्स एंड ग्लाइसिन। सो यहाँ पे आके आपके पास जो है वो सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस अटैच होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस प्रोटीन के साथ किन इंटरेक्शंस के थ्रू अटैच होते हैं? हमने ये कहा था कि या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हो सकती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस क्यों होगी? बिकॉज आपके पास जो ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए एफिनिटी रखते हैं ना, तो आपके पास जो है वो सीरीन और इनके दरमियान इंटरेक्शंस डेवलप हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर आपके पास जो है वो इंटरेक्शन कौन सी होगी? कोवलेंट इंटरेक्शंस। इन दोनों इंटरेक्शंस में से कोई एक इंटरेक्शन को यूटिलाइज करते हुए आपके ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन इस सीरीन के साथ अटैच हो। एक और बात हमने यहाँ पे कंक्लूड की थी कि क्या डायरेक्ट अटैचमेंट होती है? डायरेक्टली ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन आपके प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, तो हमने ये चीज कंक्लूड की थी नो। ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन को प्रोटीन के साथ अटैच करवाने के लिए कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हेल्प करते हैं, और इन कार्बोहाइड्रेट से बनने वाला जो ये कनेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? टेट्रा सैकराइड ब्रिज। इस टेट्रासैकराइड ब्रिज की अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं कि एक्चुअली इस टेट्रासैकराइड ब्रिज को बनाने वाले कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हमने इसको कुछ इस तरह से कवर किया था कि सपोज आपकी प्रोटीन के अंदर देयर इज एन अमाइनो एसिड सीरीन और इस अमाइनो एसिड से नेक्स्ट ग्लाइसिन है, देन यू हैव एक्स एनी अदर अमाइनो एसिड एंड अगेन ग्लाइसिन। सो ये सीरीन वो साइट है जहां पे आके सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस अटैच हो सकते हैं। सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस भी आपके पास पड़े हुए हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे कॉन्ड्राइटन सल्फेट है, और अभी कॉन्ड्राइटन सल्फेट का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कि कॉन्ड्राइटन सल्फेट में एक तरफ ग्लूक्रोनिक एसिड है, ग्लूक्रोनिक एसिड बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है विद द एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन 4 सल्फेट, और ये कनेक्शन आपका n टाइम्स रिपीट होगा। ये डायसैकराइड n टाइम्स रिपीट होगा।
सो ये कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का जो स्ट्रक्चर है इसने अटैच होना है, दिस कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ये अटैच होना चाहता है विद दिस सीरीन, तभी प्रोटियोग्लाइकेन बनेगा ना। कोर प्रोटीन है आपके पास और कोर प्रोटीन के पास दूसरी तरफ आपके पास सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन है। सो अगर इनके दरमियान कोवलेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस हो गई तो आपके पास बनने वाला ग्लाइको कॉन्जुगेट कौन सा होगा, प्रोटियोग्लाइकेन। लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि आपका जो सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन है वो डायरेक्टली प्रोटीन के सीरीन के साथ अटैच नहीं हो सकते, बल्कि उनको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए या कनेक्शन देने के लिए कोई एक खास किस्म का ब्रिज होता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, टेट्रासेक्राइड ब्रिज। टेट्रासेक्राइड ब्रिज मींस कि 4 कार्बोहाइड्रेट्स मिलके एक जहां पे कनेक्शन बनाएंगे और उसके बाद आपका कॉन्ड्राइटिन सल्फेट इस सीरीन के साथ क्या होगा, अटैच होगा। सो लेट्स सी कि वो 4 कार्बोहाइड्रेट्स कौन से। पास जो कार्बोहाइड्रेट था यानी मोनोसेक्राइड था, इट वाज जाइलोज। सेकंड आपके पास दो थे गैलेक्टोज, सेकंड कार्बोहाइड्रेट वाज गैलेक्टोज, अगेन गैलेक्टोज, और फोर्थ पोजीशन के ऊपर ग्लूकुरोनिक एसिड। अब लेट्स सी कि अगर ये एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच है, दूसरा तीसरे के साथ, चौथे के साथ और फिर ये कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के साथ अटैच है, तो डेफिनेटली इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बनेंगे ना। सो वो लिंकेजेस कौन कौन से हैं? सो सबसे पहला ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि जाइलोज और गैलेक्टोज के दरमियान था वो कौन सा था, बीटा 1,4। लिंकेज बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बोहाइड्रेट वाज बीटा 1,3। थर्ड और फोर्थ के दरमियान कौन सा लिंकेज था, बीटा 1,3। सो टेट्रासेक्राइड ब्रिज के अंदर 3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं, बीटा 1,4, बीटा 1,3 एंड बीटा 1,3। और आपका ये जो टेट्रासेक्राइड ब्रिज है ये सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, बीटा 1,4। सो ये वो लिंकेजेस हैं जिनके थ्रू आपका जो सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन है वो टेट्रासेक्राइड ब्रिज की मदद से किसके साथ अटैच हो जाएगा, प्रोटीन के साथ। और ये प्रोटीन या तो सेल की सरफेस में प्रेजेंट है और यहाँ प्रोटीन की क्या हुई है, सिक्रीट हुई है। सो ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास टेट्रासेक्राइड ब्रिज में आएगा। इस कनेक्शन को डिस्कस करने के बाद हमने प्रोटियोग्लाइकेन्स की कुछ टाइप्स को स्टडी किया था। हमने ये कहा था कि आपके पास जो है वो प्रोटियोग्लाइकेन्स में कौन सा सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन अटैच है, ये उसको फर्दर क्या करता जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन करता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी खास किस्म के प्रोटियोग्लाइकेन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्ड्राइटिन सल्फेट प्रेजेंट है तो इस प्रोटियोग्लाइकेन का नेम क्या होगा, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन्स। बिकॉज ये ऐसे प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं जिसमें प्रोटीन का वही सीक्वेंस यूज हो रहा है, टेट्रासेक्राइड ब्रिज भी वही यूज हो रहा है, सिर्फ चेंज किस चीज में आ रहा है, सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन। इसी तरह अगर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट की बजाय यहाँ पे हेपारिन सल्फेट अटैच हो रहा है तो आप इसको क्या कहोगे, दिस इज हेपारिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन, बिकॉज प्रोटीन की सीक्वेंस वही होगी, टेट्रासेक्राइड ब्रिज भी वही रहेगा, सिर्फ आपका सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन कॉन्ड्राइटिन सल्फेट की बजाय कौन सा होगा, हेपारिन सल्फेट। इसी तरह से अगर केराटिन सल्फेट है तो आप उसे क्या कहोगे, केराटिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन। सो यहाँ पे हमेशा सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन होने चाहिए, वो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट भी हो सकते हैं, डर्माटिन सल्फेट भी हो सकते हैं, केराटिन सल्फेट भी हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन्स आप इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो कि ये कौन से प्रोटियोग्लाइकेन। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ज्यादातर प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं वो कौन से प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं, हेपारिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन्स। यानी उस केस में आपके पास यहाँ पे कॉन्ड्राइटिन सल्फेट अगर होगा तो इसकी क्वांटिटी कम होगी, लेकिन ज्यादातर कौन से सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन्स प्रेजेंट होंगे, हेपारिन सल्फेट। तो अब हम लोग जिन प्रोटियोग्लाइकेन्स को पढ़ने जा रहे हैं उन प्रोटियोग्लाइकेन्स का नेम क्या है, हेपारिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन्स, यानी ऐसे प्रोटियोग्लाइकेन्स जिनमें सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन्स हेपारिन सल्फेट।
क्लियर हो गया? अब इन हेपारिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेंस की भी फर्दर टाइप्स हैं। यानी हमें ये तो पता चल गया कि ये होते क्या हैं। इनमें एक कोर प्रोटीन है जो सिक्रीटेड हो सकती है, मेम्ब्रेन बाउंड हो सकती है, उसमें एक सीरीन है विच इज द पार्ट ऑफ सीक्वेंस सीरीन ग्लाइसिन एक्स एंड ग्लाइसिन। उसके बाद एक टेट्रासेक्राइड ब्रिज है जिसमें ये लिंकेजेस हैं और इस टेट्रासेक्राइड ब्रिज ने हेपारिन सल्फेट को कोर प्रोटीन के साथ कनेक्ट करना है। ये होते हैं हेपारिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेंस। लेकिन इनकी फर्दर टू डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हमारे पास टाइप है सिंडिकेंस और दूसरी टाइप कौन सी है? ग्लिपिकेंस। सिंडिकेंस एंड ग्लिपिकेंस। और सिंडिकेंस और ग्लिपिकेंस को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की कुछ टाइप्स बताई कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपके पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हो सकती हैं और ये आपके पास जीपीआई एंकर प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। तो हम इन दोनों अगर हेपारिन सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में ये हमने बहुत जल्दी में कवर किया था। सिंडिकेन के केस में आपके पास जो कोर प्रोटीन है उस कोर प्रोटीन की नेचर क्या थी? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। यानी मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन की भी डिफरेंट टाइप्स है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा है कि जो प्रोटियोग्लाइकेंस हैं व्हिच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, इसमें आपके पास शुगर सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस हैं और जो आपके पास प्रोटीन है वो प्रोटीन या तो मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी या फिर सिक्रीटेड प्रोटीन होगी। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन की भी जो है वो फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि सम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होती हैं? ऐसी प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास करती हैं और इनका एक पोर्शन जो है वो साइटोसोल वाली साइड पे होता है, दिस इज साइटोसोल, और एक पोर्शन इनका कहां पे होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। यूजुअली जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इनका कार्बोक्साइल टर्मिनस साइटोसोलिक पोर्शन में होता है और अमाइनो टर्मिनस कहां पे होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होता है। कार्बोक्साइल टर्मिनस क्या है, अमाइनो टर्मिनस क्या है, ये लास्ट लेक्चर से आप लोग देख सकते हैं। सो सिंडिकेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो पहला जो हमने यहाँ पे पॉइंट देखा है वो ये देखा है कि सिंडिकेंस में जो प्रोटीन्स हैं दीज प्रोटीन्स आर एक्चुअली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यानी वो प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास करते हैं। ग्लिपिकेंस के केस में देख लेते हैं कि कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ग्लिपिकेंस के केस में भी आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही हैं, मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच हैं, लेकिन इन प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के लिए किसी हेल्पर मॉलिक्यूल की जरूरत है और उस हेल्पर मॉलिक्यूल की नेचर क्या है? लिपिड। सॉरी, ये लिपिड बाइलेयर है, लेकिन वो मैं बताती हूँ कि वो कौन से लिपिड्स हैं जिनके साथ वो अटैच है। सो नेक्स्ट आपके पास है ग्लिपिकेंस। ग्लिपिकेंस जो है इनकी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इनकी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं होती, विच मींस कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास नहीं कर सकती, बल्कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ अ लिंकर मॉलिक्यूल, विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंकर्ड प्रोटीन्स, जिनको किसी खास किस्म का एंकरेज मॉलिक्यूल चाहिए होता है जो कि उन्हें पकड़ के किसके साथ अटैच कराता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और ये जो एंकरेज मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल लिपिड इन नेचर है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड में एक खास किस्म का लिपिड है जिसका नेम क्या है? फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। इस फॉस्फोलिपिड के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, इट मींस कि ये इससे क्या करते जा रहे हैं? ग्लाइकोसाइलेटेड करते जा रहे हैं। So now this phosphatidylinositol is not a pure molecule.
ये अकेला नहीं है बल्कि इसके साथ और क्या चीज अटैच है, कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है। सो इसको हम कहते हैं कि दिस इज ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल या फिर जीपीआई। ये जीपीआई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एंकरेज के तौर पे एक्ट कर सकता है। ये मेम्ब्रेन के साथ किसी प्रोटीन को अटैच करवा सकता है। लाइक यहाँ पे आपके पास ये प्रोटीन है जो कि प्रीवियसली मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं हो रही थी। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड है और इस फॉस्फोलिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं ना। सो दिस इज द फॉस्फोलिपिड एंड द नेम ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। इस फॉस्फोलिपिड के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं। इट मींस कि ये प्योर नहीं है, ये अकेला नहीं है, बल्कि ये ग्लाइकोसाइलेटेड है। सो आप इसे कहोगे ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, जीपीआई। ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल कि ये स्पेशलिटी है कि ये एंकरेज मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करता है। ये उन प्रोटीन्स को हेल्प करता है मेम्ब्रेन के साथ अटैच कराने में जो कि वैसे अटैच नहीं हो सकती। अभी मैंने बताया ना कि कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में से पास कर सकती हैं, वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, जबकि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि मेम्ब्रेन के साथ किसी किस्म का कनेक्शन डेवलप नहीं कर सकती, मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं हो सकती। सो उनको अटैच करवाने के लिए आपके पास ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अवेलेबल है। ये ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल अगर किसी प्रोटीन को मेम्ब्रेन के साथ अटैच कराता है तो इन प्रोटीन को हम कहते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन या लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन यानी ऐसी प्रोटीन जो कि लिपिड की वजह से यहाँ पे एंकर हुई है। अगर लिपिड ना हो तो ये अटैच नहीं होगी। इज इट क्लियर? सो आपके पास सिंडिकेन में जो प्रोटीन है उसकी नेचर ट्रांसमेम्ब्रेन है, जबकि ग्लिपिकेन में जो प्रोटीन है उसकी नेचर क्या है, एंकर्ड प्रोटीन या लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। साथ साथ इन चीजों को भी नोट करते जाएं। इसमें प्रोटीन की नेचर क्या है, एंकर्ड प्रोटीन। एक डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपके पास जो सिंडिकेन है क्योंकि ये प्रोटियोग्लाइकन है, इट मींस कि इस प्रोटीन के ऊपर सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन्स ने अटैच होना। अगर ये प्रोटियोग्लाइकन्स हैं तो प्रोटीन अकेली नहीं रहेगी ना, प्रोटीन के साथ साथ इसमें कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे और उन शुगर्स की नेचर क्या होगी, सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन। सो सिंडिकेन्स के केस में आपकी जो अमीनो टर्मिनस है, एंड टर्मिनस, इसके ऊपर कुछ सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन्स आके अटैच है। अब ये मैं दो डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है। जो ब्लैक कलर में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ दीज आर दी हेपारिन सल्फेट, और जो मैं रेड कलर में शो कर रही हूँ दीज आर दी डर्माटिन सल्फेट। सॉरी कॉन्ड्राइटिन हो सकते हैं लेकिन क्वांटिटी किसी एक की जो है ना वो ज्यादा होगी। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ये चूंकि हेपारिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन है तो आप देख सकते हैं कि इस केस में इसमें ज्यादा क्वांटिटी किसकी अटैच है, हेपारिन सल्फेट की। तो आप कह सकते हैं कि सिंडिकेन्स आर एक्चुअली अ सब क्लास ऑफ हेपारिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन बिकॉज इसमें आपकी जो प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन है और उसके साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है वो कौन से हैं, सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन। दूसरी तरफ जो ग्लिपिकेंस हैं, ग्लिपिकेंस में आप ये देखते हैं कि ये प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है बल्कि एक लिपिड एंकर जीपीआई की मदद से अटैच है। इसका ये जो कार्बोक्साइल टर्मिनस पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच है और अमीनो टर्मिनस पोर्शन क्या है, फ्री। ऐसे ही है ना, कार्बोक्साइल टर्मिनस के करीब आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि कुछ सल्फेटेड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन्स अटैच हैं और उनकी नेचर क्या है, हेपारिन सल्फेट। सो इस प्रॉपर एक फिगर से आप लोग कुछ पॉइंट्स को कंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर हम इनके ऊपर अटैच
सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस की बात करते हैं तो हमने ये चीज देखी कि जो सिंडिकेट्स हैं उनके अमाइनो टर्मिनस के ऊपर दो तरह के सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस अटैच हैं, कॉन्ड्राइटिल सल्फेट है, हेपारिन सल्फेट, लेकिन क्वांटिटी ऑफ हेपारिन सल्फेट इज ग्रेटर देन कॉन्ड्राइटिल सल्फेट। सो हम इन्हें कह सकते हैं कि दीज आर दी हेपारिन सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेंस। ग्लिपिकेंस के केस में आप ये डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हेपारिन सल्फेट है वो अमाइनो टर्मिनस पे अटैच नहीं हुए बल्कि कौन से टर्मिनस पे अटैच हुए हैं, कार्बोक्साइल टर्मिनस के ऊपर अटैच हुए हैं। सो ये भी सल्फेटेड हेपारिन सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेंस हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स की नेचर क्या है, डिफरेंट है। अब सपोज ये ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस किसी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जितने भी ये जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस हैं ये सेल टू सेल एडहेजन या फिर सेल टू सेल कम्युनिकेशन का काम करते हैं। इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज ये आपके जो ग्लिपिकेंस हैं और सिंडिकेंस हैं ये किसी सेल की सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं। अगर ये सेल किसी दूसरे सेल को ये मैसेज देना चाह रहा है कि उसके अंदर सपोज किसी किस्म का कोई चेंज आया, वो कोई सिग्नल दूसरे सेल तक भेजना चाह रहा है, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, अपनी इस डोमेन को क्लीव करके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में शेड करना शुरू कर देता है। यानी जो नॉर्मल उसकी प्रोटीन मेम्ब्रेन के साथ अटैच थी उसको क्लीव करके जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भेजेगा, तो ये एक अनयूजुअल बिहेवियर है ना। नॉर्मल सेल के ऊपर ये प्रोटीन मेम्ब्रेन का पार्ट थी, लेकिन किसी इन्फ्लेमेशन या किसी जो है वो नॉर्मल प्रोसेस के दौरान इन सल्फेटेड जो प्रोटीन्स हैं या प्रोटियोग्लाइकेंस हैं इनकी कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बढ़ना शुरू हो गई। लाइक इसको मैं एज एन एग्जांपल उसी चीज के साथ रिलेट करती हूँ, थ्रोम्बिन वाले पॉइंट के साथ। एक मिनट, आप सपोज करें कि ये आपका प्लेटलेट है और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करना, उसको ब्लड क्लॉटिंग करवाना या ब्लड क्लॉटिंग को रोकना। सपोज आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें आपकी थ्रोम्बिनोजिन पड़ी हुई है, जो कि किसी रिस्पांस में किसमें कन्वर्ट होती है, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन जाके किस प्रोटीन को एक्टिव करती है, फिब्रिनोजिन को। फिब्रिनोजिन किसमें कन्वर्ट होती है, फिब्रिन, और जैसे ही फिब्रिन प्रोड्यूस होगी ये क्या करेगी, ब्लड क्लॉटिंग। अब क्वेश्चन ये है कि थ्रोम्बिनोजिन को थ्रोम्बिन में किसने कन्वर्ट करना है। सपोज प्लेटलेट्स, एक मिनट, सपोज इस टाइम पे प्लेटलेट्स ये चाह रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग हो। इनके पास कुछ खास किस्म के एंजाइम्स हैं जिनको यूज करते हुए ये इस प्रोटीन के साथ कनेक्शन को ब्रेक करते हैं। सो आपकी ग्लिपिकेंस की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बढ़ना शुरू हो जाएगी। पहले ग्लिपिकेंस कहां पे प्रेजेंट थी, मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट थी, लेकिन अब ये ग्लिपिकेंस कहां पे प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लिपिकेंस या किसी भी जो है ना, आप यहाँ पे बात कर लें ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन की, किसी भी प्रोटियोग्लाइकेन की एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज होगी तो ये कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स को एक्टिव या इनएक्टिव करने का पोटेंशियल रखती है। सो दिस इज हाउ कि एक सेल अपनी इंफॉर्मेशन को बाकी सेल तक कैसे भेजता है, या किस तरह से ये जो आपके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन या फिर जो है वो सेल टू सेल एडहेजन में इन्वॉल्व है। अगर ये प्रोसेस क्लॉटिंग का दोबारा से रुकना है तो आपके ये जितने भी यहाँ पे ग्लिपिकेंस जो है वो रिलीज हुए थे ये दोबारा से अटैच होना शुरू हो जाएंगे और सेल वापस अपनी नॉर्मल स्टेट को अचीव कर लेगा। इस चीज की समझ आइए। इसका मतलब है कि आपके जो सेल्स हैं उनके पास कुछ खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि इन प्रोटीन्स को ब्रेक भी कर सकते हैं। अब वो एंजाइम्स कौन से होते हैं, एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ सिंडिकेन इज प्रोटीनेज। बिकॉज ये प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एंजाइम कौन सा होगा, प्रोटीनेज।
और आपकी वो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोसोल में है वो इधर ही रहेगी। सिर्फ इसकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में सिर्फ वो पोर्शन आता है जो सेल से बाहर है, इसकी शेडिंग होगी, ये बाहर रिलीज होगी। दूसरी तरफ अगर आपने ग्लिपिकैन को रिमूव कराना है तो ग्लिपिकैन में आपको प्रोटीन को ब्रेक करवाने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रोटीन और इस लिपिड के दरमियान कनेक्शन को ब्रेक करवा दें। ऐसे ही है ना, अगर आप लिपिड का और प्रोटीन का कनेक्शन ब्रेक करा देंगे, इट मींस कि आप प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं रहेगी। तो इस केस में जो आपको एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फॉस्फोलाइपेज। ऐसा एंजाइम जो कि फॉस्फोलिपिड का और प्रोटीन का बॉन्ड क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। बिकॉज अभी मैंने आपको बताया ना कि फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल एक्चुअली एक फॉस्फोलिपिड है। सो फॉस्फोलाइपेज एक ऐसा एंजाइम होगा जो कि इस फॉस्फोलिपिड को क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, इसके और प्रोटीन के दरमियान बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। सो इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों होते हैं बाकी एंकर मेम्ब्रेन भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को ही यूज करती हैं एज एन एंकरेज मॉलिक्यूल। फॉस्फोलाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि फॉस्फोलिपिड्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल एक फॉस्फोलिपिड है ना, सो अगर आप इसका और प्रोटीन के दरमियान बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करना चाहते हैं तो यू नीड एन एंजाइम फॉस्फोलाइपेज। सो ग्लिपिकैंस की हाइड्रोलिसिस के लिए एंजाइम डिफरेंट है और सिम्बिकैंस की हाइड्रोलिसिस के लिए एंजाइम क्या है, डिफरेंट है। अब बच्चों में ये थोड़े से पॉइंट्स आप लोगों को स्लाइड से कवर करवा देती हूँ और उसके बाद हम लोग जो है वो इनकी कुछ फंक्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। Syndicants have a single transmembrane domain and an extracellular domain bearing 3 to 5 chains of heparin sulfate and in some cases chondroitin sulfate. Yes, हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि सिंडिकेंट्स में आपके पास एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और इसकी जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है उसमें हेपारिन सल्फेट और chondroitin sulfate अटैच है। In a typical syndicant, the extracellular amino-terminus domain is covalently attached by the tetrasaccharide linked to the 3 heparin sulfate chains and to the 2 chondroitin sulfate. अब अभी अगर आप लोगों को याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि प्रोटीन और आपके जो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन है उनके दरमियान लिंकेज करवाने के लिए एक टेट्रासैकराइड ब्रिज यूज होता है। बताया ना मैंने, ज़ाइलोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकुरोनिक एसिड। तो ये हमेशा जहां-जहां आपके पास कोई ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन अटैच होगा, इसका मतलब है इसके और प्रोटीन के दरमियान वो टेट्रासैकराइड ब्रिज भी प्रेजेंट होगा। बेशक वो हाईलाइट किया गया है या नहीं, लेकिन वो टेट्रासैकराइड ब्रिज ही है जिसने ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन को किसके साथ अटैच कराना है, प्रोटीन के साथ अटैच करवाना है। सिमिलरली अगर आप ग्लिपिकैंस की बात करते हैं तो ग्लिपिकैंस में आपके पास एक ऐसी प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन के साथ लिपिड एंकर के थ्रू अटैच है और इस लिपिड एंकर का नेम क्या है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। अब जितने भी आपके पास ग्लिपिकैंस हैं, आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की भी बात की थी, बताया था ना। जिन बच्चों को अगर याद नहीं है वो प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मैंने वहां पे बताया था कि जो ग्लिपिकैंस वाली प्रोटीन्स होती हैं उनमें सिस्टीन प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन की 3 डायमेंशनल फोल्डिंग के दौरान अगर सिस्टीन एक दूसरे को अप्रोच कर लें तो उनके दरमियान क्या चीज बन जाती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो जितने भी ग्लिपिकैंस हैं उनकी सीक्वेंस में अंदर 14 कंजर्व्ड सिस्टीन रेसिड्यूज होते हैं जो कि आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना लेते हैं और प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने सिंडिकेंस और ग्लिपिकैंस के अंदर जो यूनिक पॉइंट्स हैं उनको एक दूसरे से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और मेन पॉइंट जो हमने देखा था वो ये देखा था कि यहाँ पे अमाइनो टर्मिनस नहीं बल्कि कार्बोक्साइल टर्मिनस की क्या होती है, ग्लाइकोसाइलेशन होती है। कार्बोक्साइल टर्मिनस के ऊपर हेपारिन सल्फेट अटैच होता है, अमाइनो टर्मिनस के ऊपर उसकी अटैचमेंट नहीं। ओके, शेडिंग ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस की बात हम कर चुके हैं कि आपने अगर ग्लिपिकैंस की शेडिंग होगी तो वो फॉस्फोलाइपेज की मदद से होगी और अगर आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ सिंडिकेंस की शेडिंग होनी है तो वो किस एंजाइम की मदद से होनी है, प्रोटीनेज की मदद से होनी है। इसका मतलब है कि जब तक सेल के पास ये एंजाइम अवेलेबल नहीं होंगे वो इन पर्टिकुलर प्रोटियोग्लाइकेंस की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में शेडिंग नहीं कर सकता। शेडिंग के लिए बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत है और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है, एंजाइम्स रिक्वायर्ड।